हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज हमारा डे 3 है और हम यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस में हमने सबसे पहले यूनिट स्टार्ट करी है हमारी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसमें 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और दोनों क्लासेस में अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम एक क्लास में 15 क्वेश्चंस का टारगेट रख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कम से कम टाइम में मैक्सिमम कंसेप्ट समझ आ सके। शुरू की 2 क्लासेस मैंने बहुत ही बेसिक टॉपिक्स के ऊपर ली, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक कंसेप्ट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट जो बहुत ही बेसिक होते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूछे जाते हैं। आज जो है हम कंसेप्ट्स लेने वाले हैं, थोड़ा पार्टनरशिप से रिलेटेड रहेंगे, थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा रेशियो मैंने ऐड किया हुआ है और न्यूमेरिकल पोर्शन मैंने एक आधा क्वेश्चंस आप लोग के लिए ऐड किए हैं। सो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगी, आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको वीकेंड्स पे यानी कि सैटरडे या संडे में जो भी हमारी 1 वीक के अंदर क्लासेस होंगी उन सभी की पीडीएफ्स शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में हेल्प हो और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको लास्ट मोमेंट पे पढ़ने में आपके पास पीडीएफ्स रहे और उससे आप पढ़ सकें, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडेज सेशन, आज हम अगेन 15 क्वेश्चंस का टारगेट रख रहे हैं और सेशन एंड होने पर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपने कितने मार्क्स आज के सेशन में स्कोर किए, ठीक है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पार्टनरशिप से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट विद पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े होंगे, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो उसमें से एक होता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, अगर वो आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सा पार्टनरशिप का फीचर नहीं है, नॉट। ध्यान रखिएगा, कई बार हम क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं कि उसे ठीक तरीके से रीड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन को ठीक तरीके से रीड करेंगे तो हम क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। जैसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा फीचर नहीं है। अब देखो, पहला पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्रिएशन बाय एन एग्रीमेंट एंड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। सो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जहाँ पर आपके पर्सनल चीज़ें जो हैं उन्हें भी एक्वायर किया जा सकता है अगर कंपनी अपने डेट को पे करने में कैपेबल नहीं है। क्रिएशन बाय एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बना है जिसके आधार पर आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, आपका जो फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, आप चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो ना भी करें, ठीक है। तो इसमें से परपेचुअल सक्सेशन आपका पार्टनरशिप फर्म का या पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। ये फीचर हम यूज़ करते हैं हमारे कंपनी में, मतलब कंपनी में ये फीचर होता है परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर्स होंगे तो ही पार्टनरशिप रहेगी। अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स ही नहीं है तो उस पार्टनरशिप का कोई सेंस नहीं है। बट कंपनी ऐसा नहीं कहती। कंपनी कहती है कि भाई चाहे उसमें पर्सन्स हो या ना हो, कंपनी बनी है तो पार्टनर्स आए या जाएं, मेंबर्स आए या जाएं, वो कंपनी वैसे ही रहेगी, है ना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पर बनाई जाती है। लॉफुल बिजनेस इसमें किया जाता है। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग एक रेशियो हमें पास होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप के अंदर। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओनरशिप सबकी मिलकर होती है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप और फर्म दोनों को एक ही जैसा ट्रीट किया जाता है। रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, आप चाहें तो कर सकते हैं और ना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पार्टनरशिप के फीचर्स हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पार्टनरशिप फर्म इज इलीगल। पार्टनरशिप जो है इलीगल कब होती है? कोई भी पार्टनरशिप फर्म, दो पर्सपेक्टिव में हम पार्टनरशिप फर्म को इलीगल बोलते हैं। एक होता है कि जब हमने किसी भी ऐसे पर्सन को अपना पार्टनर बनाया है जो किसी एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है। एनिमी कंट्री है तो भाई वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाएगा, नेशनल लॉ के अगेंस्ट चला जाएगा। तो
तो इसीलिए हम किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनर को एनिमी कंट्री से नहीं लेते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि अगर आपने कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करी है तब भी आपकी पार्टनरशिप फर्म को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म कब इलीगल होती है? जब आपके पार्टनर जो है, कोई भी पार्टनर में से, पार्टनरशिप फर्म में से कोई भी अगर एक पार्टनर एनिमी कंट्री का हो तो पार्टनरशिप इलीगल मानी जाती है। अनलिमिटेड पीरियड के लिए स्टैब्लिश होती है नहीं, ये बाकी की जो है ये सब इसके रीज़न नहीं है इलीगल कहने के लिए। दो चीज़ें मैंने आपको बताई जिनके बेस पर हम पार्टनरशिप फर्म को इलीगल बोल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दो चीज़ें होती हैं, दो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, MOA एंड AOA, ठीक है। ये रूल बुक्स होती हैं हमारी जो हमें बताती है कि हमें कैसे अपने बिजनेस को, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। MOA के अंदर 5 क्लॉज होते हैं, ठीक है। 5 तरीके के क्लॉज होते हैं। नेम क्लॉज उसमें है, ऑब्जेक्ट क्लॉज उसमें है, लायबिलिटी क्लॉज उसमें है, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हमारी कंपनी बनी है, हमारी कंपनी कितनी क्या क्या चीज़ें कवर करेगी, है ना। ये सब चीज़ें हमारे MOA के अंदर होती है। 5 क्लॉज होते हैं जिसे हम कहते हैं नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज। हम 6 क्लॉज भी देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, बट हम मेजरली ये 5 क्लॉज रखते हैं कि हमारी कंपनी का नाम क्या होगा, उसको उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा जिसमें उसका एड्रेस मेंशन होता है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए हमारी कंपनी बनाई गई है, लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, कैपिटल हम कितनी रखेंगे अपने बिजनेस में, ये सारी की सारी चीज़ें मेमोरेंडम एसोसिएशन के क्लॉजेस में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे, ये बहुत ही फेमस रूल है, गार्नर वर्सेस मुरे। गार्नर वर्सेस मुरे रूल के अकॉर्डिंग कोई भी लॉस, एनी लॉस दैट अराइजेस ड्यू टू बीइंग इंसॉल्वेंट ऑफ एनी पार्टनर शुड बी डिवाइडेड अमंग अदर पार्टनर्स इन देयर व्हाट। गार्नर वर्सेस मुरे के केस में इस रूल के अकॉर्डिंग अगर पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो जो लॉस होता है उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो इस लॉस को हमेशा हम कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें। गार्नर वर्सेस मूरे रूल क्या कहता है? जब पार्टनरशिप हम डिसॉल्व होती है या फिर जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं, मतलब वो अपने हिस्से का जो लॉस है, ठीक है, उसे फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो सब जो लॉस है उसको अपने कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। और ये हम तभी अप्लीकेबल रखते हैं जब पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो रही है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है और पार्टनरशिप डीड में इस चीज़ को डील करने का कोई तरीका नहीं बताया गया है, तब हम गार्नर वर्सेस मुरे रूल का यूज़ करते हैं। ये रूल कब आया था? 1904 में ये रूल आया था। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ईयर पूछा जा सकता है ना। तो जो बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैंने आपके कंटेंट में ऐड करी हैं ताकि आप इसको पढ़ सकें PDFs के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजर कमीशन से क्वेश्चन है। मैनेजर कमीशन इज गिवन एट द रेट 10% ऑन द प्रॉफिट्स। हम मैनेजर को कमीशन पे करने वाले हैं, जो प्रॉफिट्स है उसका 10%। लेकिन ये जो प्रॉफिट है इसमें देखो दो रूल होते हैं, एक होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन या फिर आफ्टर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंसेस, एंड एक होता है बिफोर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंसेस। जब बिफोर वाला कंसेप्ट होता है तो सिंपली जितना भी परसेंटेज है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने प्रॉफिट से। लेकिन जब आफ्टर का केस होता है तो यहाँ पर हम रेट से मल्टीप्लाई तो करते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में भी हम रेट को ऐड करते हैं। जैसे इस केस में आपके पास प्रॉफिट है 1,54,000 और 10% की कमीशन की बात हो रही है, तो 10 डिवाइडेड बाय 110। आप इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी 11, 1 टाइम्स 11 एंड 4 14,000, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर कमीशन आपकी 14,000 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, प्रॉफिट बिफोर गिविंग कमीशन इज 1,54,000। 1,54,000 आपका प्रॉफिट है बिफोर कमीशन, लेकिन हमें क्या बोला कि हमें कमीशन कब देना है उसको? आफ्टर गिविंग कमीशन टू हिम, मतलब सारे एक्सपेंसेस चार्ज करने के बाद उससे कमीशन देना है। इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मैनेजर कमीशन का यहाँ पर डिटेल में चीजें दी गई हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी बॉर्न बाय।
रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं जब भी हमारी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है मतलब कि हम किसी अगर पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, मतलब हम पार्टनर को लेकर आए हैं, या फिर कोई भी पार्टनर हमारी बिजनेस फर्म को छोड़कर जा रहा है, या फिर पार्टनर में अमंग पार्टनर्स किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई है, तो इन सभी केसेस में पार्टनरशिप फर्म को दोबारा बनाया जाता है। तो उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को वापस से रीवैल्यू करते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो प्रॉफिट होता है और जो भी लॉस होता है उसे हम जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, उन सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ऑल पार्टनर्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। ठीक है, डेबिट साइड में आती हैं एसेट्स डिक्रीज की वैल्यू और लायबिलिटी इंक्रीज की वैल्यू। क्रेडिट साइड में हम जो भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं और जो भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है उनकी वैल्यू को शो करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट है, जो भी लॉस आता है, उसे हम हमारे ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब है जब किसी भी प्रोडक्ट में कोई प्रोसेस यूज होता है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्रोडक्ट पे वर्क करके फिर उसे कंपाइल करते हैं, तो उन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हम अलग से कॉस्टिंग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या एक्टिविटीज़ है। सपोज किसी प्रोडक्ट को बनने में 3 एक्टिविटीज़ यूज़ हो रही हैं, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 2, तो हर किसी की अलग अलग कॉस्टिंग करना उनके काम के अकॉर्डिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहलाता है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्टिविटी में के अंदर जो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं उसके बेस पर हम कॉस्ट को निकालते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इट एम्फसाइज डायरेक्ट लेबर आवर्स एज द प्राइमरी कॉस्ट ड्रिवन। ये इसका गलत स्टेटमेंट है। इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असाइनिंग कॉस्ट टू एक्टिविटीज, ये बिल्कुल ठीक है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग मेथड दैट असाइंस कॉस्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज परफॉर्म रेदर देन सिंपली रिलाइंग ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। हम डायरेक्ट लेबर पर डिपेंड नहीं करते, हम कैसे कॉस्ट को निकालते हैं यहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के बेस पर हम क्या करते हैं, कॉस्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत दिया हुआ है। जैसे कंपनी के पास अगर 2 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए है जिसमें क्वालिटी इंस्पेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन मशीन सेटअप की कम ज़रूरत है। प्रोडक्ट बी है जिसमें मशीन सेटअप की ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन इंस्पेक्शंस की ज़रूरत कम है। तो इस बेसिस पर हम दोनों प्रोडक्ट्स में उनकी एक्टिविटी के बेस के अकॉर्डिंग कॉस्ट को मार्क करेंगे। ठीक है, दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। बैलेंस शीट के अंदर आपके 2 हेड होते हैं। ठीक है, इक्विटी एंड एक आता है आपका इक्विटी, एक आता है आपका लायबिलिटीज का पोर्शन। तो क्योंकि देखो प्रीमियम क्या है, हमारी इनकम है। हमने जो शेयर्स इशू करे, अगर हमने प्रीमियम पे इशू करे तो वहाँ से जो अमाउंट हमारी आती है वो हमारे इनकम का पार्ट है, और जो हमारी इनकम होती है उन्हें हम रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं। ठीक है, सो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स हमारा शेयर प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, फेस वैल्यू जो है उससे अबव हमने अगर अपने शेयर को बेचा है तो उसे हम कहते हैं उसकी प्रीमियम वैल्यू, और इसे हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो करते हैं इक्विटी सेक्शन के अंडर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड्स और इसके अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंडर हमने लिखा हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। जब 2 कंपनी आपस में मर्ज होती है या बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है या फिर हम कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, इन सभी केसेस में जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, मतलब कंपनी में चेंज आने से पहले का जो प्रॉफिट है, उससे अगर हम बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। क्या उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर, क्या उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर, या फिर उसका नेट प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखो, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, ये जो शेयर्स बोनस शेयर इशू हो रहे हैं, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का पार्ट है, इसीलिए इसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, सो बोनस शेयर्स इशू होते हैं आपके आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल।
सिंस दीज प्रॉफिट्स बिलोंग टू द पेरेंट कंपनी, एक्विजिशन करने से पहले जो कंपनी थी उसका हिस्सा ये होती हैं, इसीलिए जब हम इन्हें इशू करते हैं तो ये हमारे कंसोलिडेटेड यानी कि जो बैलेंस शीट दोनों कंपनीज के मर्जर के बाद बनती है उस पर ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने देती। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज। दो तरीके की चीजें होती है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के अंदर। इनकॉर्पोरेशन होने से पहले, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होने से पहले अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो हम उसे ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो हम उसे ट्रांसफर करते हैं एज अ गुडविल। ठीक है, तो हमसे पूछा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन होने से पहले अगर हमारा कोई प्रॉफिट है तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? उसे हम ट्रांसफर करेंगे हमारे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये देखिए, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट हमारे कैपिटल रिजर्व में जाता है और प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस हमारा गुडविल में जाता है। ठीक है, इनका किस किस तरीके से यूज होता है ये सभी यहाँ पर दिया गया है, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बन जाए कि भाई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होता है उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसे हम गुडविल को राइट ऑफ करने में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, ओवर वैल्यूड एसेट्स को राइट डाउन करने में, बोनस शेयर्स इशू करने में और पार्टली पेड अप शेयर्स को पे करने में यूज करते हैं। वहीं प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस को हम जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होते हैं उससे सेट ऑफ करने में यूज करते हैं, गुडविल में एडजस्ट इसका एडिशन करते हैं और कैपिटल प्रॉफिट को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन किसी एक और नए क्वेश्चन की तरफ आपको ले जाता है। तो अगर आप ये सारे सेशंस देखते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, इसीलिए अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोग देखिए, ताकि आप लोगों को और भी कंसेप्ट्स पता चल सके और आप अपने एग्जाम के लिए बेटर प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द फिक्स कॉस्ट इज 14,000, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 14,000 और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 6,000, सेल्स आपको दे रखी है 1,00,000 रुपीज। आपसे पूछा है पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो आपको बताना है। ओके, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपने एक चीज पढ़ी होगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो आता है प्रॉफिट। अब हमें कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना है, या तो हम इस रास्ते से पहुंच सकते हैं या फिर इस रास्ते से पहुंच सकते हैं। एज पर क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन दी है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट की। मतलब अगर मैं फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करूं जो कि मेरा हो जाएगा 20,000, तो मैं अपने कंट्रीब्यूशन तक पहुंच जाऊंगी। और सेल्स मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 1,00,000 रुपीज। इसको कर दो इंटू 100, है ना, इंटू 100 करेंगे तो 0 0 0 0 कैंसिल, ये 3 0 यहाँ से कैंसिल, यानी कि 20% क्या आ जाएगा? मेरा पीवी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, पीवी रेशियो के और भी फॉर्मूले होते हैं। देखो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, या फिर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं और एक ही फॉर्मूले को हमने अलग अलग तरीके से लिखा है। अगर हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो हम आराम से बाकी के दो फॉर्मूलेज बना सकते हैं। तो आप लोगों को इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ना है कि कैसे आप चीज़ों को लिंक करें, और जब उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें और सही अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, ये आप कब सीखेंगे? जब आप डेली बेसिस पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आपको डेली बेसिस पे चीज़ें करनी है और इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज 70%। वेरिएबल कॉस्ट अगर 70% है तो फिर आपका पीवी रेशियो कितना होगा? 30%। ठीक है, पीवी रेशियो 30%। क्यों? क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 70%। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल्स। मतलब जब हम 60% सेल्स पर पहुंचते हैं तो वहां पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, ऐसा पॉइंट जहां पर आपको ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपको कोई लॉस हो रहा है, और इस पॉइंट पर आपको फिक्स कॉस्ट दिया है 90,000। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 60% पर आपका जो सेल्स होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है आपका?
फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको 30%। और ये किस चीज़ का फॉर्मूला, ये आपका पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, यानी कि ये फॉर्मूला है आपका बीईपी का। बीईपी दिया आपको 60% ऑफ सेल्स। सेल्स हमें पता नहीं है, ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, बीईपी का सेल्स का 60%, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 60% ऑफ एक्स, क्योंकि मुझे सेल्स के बारे में नहीं पता, मुझे उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। फिक्स कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000। पीवी रेशियो मैंने आपको बताया कि अगर 100 में से वेरिएबल कॉस्ट 70% है तो पीवी रेशियो क्या होगा आपका 30%, क्योंकि पीवी रेशियो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 30%, यानी कि मैं इसको 0.30 लिख लूँ, और क्या मैं इसको डायरेक्टली 0.6x लिख सकती हूँ, है ना, पॉइंट में लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए x इक्वल्स टू 90,000 एंड दिस विल बी 0.6 एंड 0.3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 3 3 9 है ना, एंड 6 5 30, यानी कि जो आपकी x की वैल्यू, सेल्स की वैल्यू आएगी वो 5 लाख आएगी, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ये छोटा सा मैं न्यूमेरिकल भी डाला हुआ है, एक आधा क्वेश्चन में न्यूमेरिकल की भी डाले, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस हो सके। नाउ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में? इनकरेक्ट पूछा है बच्चे आपसे, ध्यान रखिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? सबसे पहले भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब होता है, सपोज एक मैनेजर है, ठीक है, उस मैनेजर को आपने जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम्हारे अंडर जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सभी के लिए तुम अकाउंटेबल हो। तो मैनेजर क्या करता है, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एक बजट तैयार करता है और कोशिश करता है कि मुझे उसी बजट के अंडर रहकर अपना टास्क कंप्लीट करना है, राइट। तो इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें हम अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, और उसके बेसिस पर अपना काम करते हैं। तो पहला पॉइंट कहा है कि इसके अंदर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट फोकसेस ऑन इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल मैनर्स, इंडिविजुअल मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इम्पेसाइज करता है, भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं, ये फ्यूचर कॉस्ट यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पे फोकस करता है कि कैसे हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें, है ना। एंड इट एम टू इम्प्रूव द कंट्रोल एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, कि ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। डिटेल में मैंने यहाँ पर ये पेज ऐड किया हुआ है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी तो वहां पर आप इन एक्सप्लेनेशंस को और बेहतर पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल, बहुत टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े होंगे आपने, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, है ना, पार्टनर विद स्पेशल राइट्स। पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब होता है ऐसा पार्टनर जो अपने नाम का इस्तेमाल करता है, एक्चुअल में वो पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है कि मैं पार्टनरशिप का हिस्सा हूँ। ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल, ठीक है। तो आंसर तो मैंने इसका आपको बता ही दिया, पार्टनर बाय एस्टॉपल मतलब कौन सा पार्टनर, वो पार्टनर जो सिर्फ स्पेशल सिचुएशन में अपने आप को पार्टनर बताता है, ठीक है। अब देखो, लिमिटेड पावर्स हैं आपके पास, मतलब उसका कुछ रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी है। नॉमिनल पार्टनर जो पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस में, ठीक है, सिर्फ अपना नाम यूज करता है। स्लीपिंग पार्टनर जो कोई एक्टिविटीज में पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में अपना हिस्सा देता है और शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है। पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब है जो रियल पार्टनर नहीं है लेकिन थर्ड पार्टीज के लिए लायबल है, क्योंकि वो दूसरों को ऐसा प्रेजेंट कर रहा है कि मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर हूँ, मैं भी एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, जबकि वो पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा अब नहीं होता है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, आपको इन्फॉर्मेशन दी है ओपनिंग डेटर्स, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, और आपसे पूछा है क्रेडिट सेल्स क्या होंगी, ठीक है। देखो, जो आपकी क्रेडिट सेल्स होती है वो कैसे निकलती है, टोटल सेल्स में से माइनस कर दो आप कैश सेल्स को। लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करने के लिए बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप फॉर्मूला यूज करोगे, क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू क्लोजिंग डेटर्स प्लस कैश रिसीव्ड प्लस सेल्स रिटर्न प्लस बैड डेट्स एंड माइनस ओपनिंग डेटर्स, ठीक है। तो क्लोजिंग डेटर्स कितने दिए हैं हमारे पास, 13,000। हमें डेट कैश रिसीव कितना हो रहा है डेटर से, प्लस 40,000,
ठीक है, 13,000, 40,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न हो रही है हमारी 7,000। बैड डेट्स दिए हैं 3,000 एंड ओपनिंग डेटर्स कितने हैं हमारे पास 10,000, वो हमें एंड में माइनस करने हैं। ठीक है, 7 + 3 10, 10 + 40 50 एंड देन 63,000 में से हम माइनस कर देंगे 10,000, यानी कि हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी आ जाएगी 53,000। सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपको दूसरा फॉर्मूला ना पता हो क्रेडिट सेल का तो इसमें आप गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी, दैट इज 53,000। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा सेशन जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, एंड दिस वाज योर डे 3 जिसमें हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, और आगे भी आपको ऐसे ही MCQ सेशन मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। कोई डाउट्स हैं आपके, कोई क्वेरी है, या कोई फीडबैक आप लोग देना चाहते हैं, या अपनी तरफ से कोई कंसेप्ट आप स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि उस फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लेकर आ सकूँ। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट्स को मिस ना कर सकें। See you all in the next video. Till then, keep studying and keep revising. Bye everyone. Take care of yourselves. Bye bye.